Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about item analysis. So start with the name of Allah. सबसे पहले हम देखेंगे कि आइटम एनालिसिस होता क्या है। आइटम एनालिसिस में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे एग्जामिनी है, उसने किस तरह से रिस्पॉन्स किया किसी भी इंडिविजुअल टेस्ट की आइटम को मीन के जो क्वेश्चन ईयर में बिल्ड किए जाते हैं उनका उनके अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनी या स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स है, और उसके साथ साथ वो उसकी क्वालिटी को किस तरह से इन्हांस कर रहे हैं या किस तरह से लेके चलते हैं। तो उनका जो रिस्पॉन्स है वो हमारा जो होल टेस्ट है, पूरे का पूरा जो टेस्ट है, जो क्वेश्चन ईयर है, जो सेंस है बिल्डिंग की, वो उसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर रही है, पॉजिटिव वे में लेके जा रही है उसको, किस तरह से वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा सिनेरियो जो है ये हम आइटम एनालिसिस में देखते हैं। पर्पस ऑफ आइटम एनालिसिस का पर्पस क्या है? पर्पस यही है सिंपल कि अगर स्टूडेंट जो हैं वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज़ होगी, रिलायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसकी वैलिडिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। अगर उसकी रिलायबिलिटी ऑटोमेटिकली डाउन जा रही है तो उसकी वैलिडिटी भी डाउन जाएगी, और उसकी वैलिडिटी अगर डाउन जाती है तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो टेस्ट है, जो हमारी आइटम्स हैं, जो हमारा क्वेश्चनियर है, इसमें हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जो बेसिक पर्पज़ है आइटम एनालिसिस का वो यही है कि उसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेंटेन किया जाए। नेक्स्ट है जी फीचर ऑफ द आइटम एनालिसिस। फीचर ऑफ आइटम एनालिसिस में बेसिक चार जो हैं पॉइंट्स वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है जी समरी ऑफ द आइटम स्टैटिस्टिक्स। सेकंड वन है जी टेस्ट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड पे हम देखते हैं कि आइटम का क्वांटाइल टेबल जो है जैसे हम SPSS पे डाटा को डालते हैं और हमारे पास सीधे सारे टेबल आ जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन सा हमारे टेस्ट को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है या जो उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। हम सिलेक्टिव वंस को जो है वो लेते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन पे लगा देते हैं या उसको डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं। फोर्थ पे है आइटम स्टैटिस्टिक्स। जो हमने आइटम हर आइटम जो है आपके पास एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए क्रिएट की जाती है, उसके पीछे उसका सारा स्टैटिस्टिक वर्क होता है कि वो किस तरह से लेके जा रहा है। अगर उसकी इतनी स्कोरिंग होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट है, अगर उसकी स्कोरिंग 50 पे आ रही है तो उसका क्या रेशो हो जाएगी, उसकी वैलिडिटी कहाँ पे जाके लीड करनी चाहिए, कहाँ पे जाके उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो किस तरह की पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो ये चार पॉइंट्स हैं जो कि हम आइटम एनालिसिस के फीचर्स में देखते हैं। कोर पॉइंट्स जो हैं वो हैं जी आइटम डिफ़िकल्टी। फर्स्ट वन जो है कोर पॉइंट्स में वो है आइटम डिफ़िकल्टी। आइटम डिफ़िकल्टी में हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं है या बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, और अगर वो बहुत ज़्यादा आसान हैं तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस कैसे हैं। और हम देखते हैं जी हमारे जो एग्जामिनी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कितनी आइटम्स को करेक्ट जो है मार्क किया और कितनी आइटम्स को उन्होंने रॉन्ग किया, और वो जैसे ही करेक्ट और इनकरेक्ट वाले सीन में हम लोग लाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो अगर तो करेक्ट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली उसकी रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अगर वो उसको रॉन्ग मार्क कर रहे हैं तो वो उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी आंसर जो है वो इनकरेक्ट आ ही जाएगा, मीन्स के 50 स्टूडेंट जो हैं हम उससे क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं, और 50 स्टूडेंट्स में से 35 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने एक आइटम स्टेटमेंट जो है उसको इनकरेक्ट मार्क कर दिया, तो हम देखेंगे कि क्या ये आइटम वाकई में ही गलत है या फिर हमारे पास इसको सॉल्व आउट करने के लिए जो पॉपुलेशन है वो हमने सही से सिलेक्ट नहीं की है। तो फिर हम उसकी डीपली जो है वो स्टडी में जाएंगे कि ये मटेरियल इन ओवरऑल अच्छा है या नहीं है, या सिर्फ मेंटेलिटी और नॉलेज की वजह से उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। फिर हम उसके इन डेप्थ स्टडी में मूव कर जाते हैं। तो ये है हमारे पास आइटम डिफ़िकल्टी। सेकंड है हमारे पास जी आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिस्क्रिमिनेशन में हम देखते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डाटा को कितनी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया, और हम उन स्टूडेंट को भी देखते हैं जिन्हें समझ नहीं आई होती इसकी। एग्ज़ाम क्वेश्चंस जो हैं उसमें हम देखते हैं कि वो डिग्रीज़ जो हैं वो नॉलेज की वो क्यों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करनी है, चेंज हो जाती हैं उसमें मटेरियल की वजह से। सम टाइम हमारा जो सिलेबस में से ही क्वेश्चंस आए होंगे, लेकिन उसकी क्वेश्चनिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है रूटीन से, और हमें लगता है कि भाई वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं था।
वो जब आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह से क्रिएट हो जाती है तो उसमें हमारा जो नॉलेज है, परसीविंग पावर जो है वो इफ़ेक्ट कर जाती है हमारे किसी भी टेस्ट की, पेपर आप कह लें, और जो क्वेश्चन है ना उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे। तो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो इससे हम पॉपुलेशन को डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने अच्छे से अंडरस्टैंड किया उनमें हमारा जो टेस्ट है, हमारा जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली अच्छा ही जाएगा, मीन्स उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने अच्छे से परसीव नहीं किया, उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो वहाँ पे हमारे जो टेस्ट की स्कोरिंग है उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगी। तो फिर हमें टेस्ट को अप्लाई करने से पहले भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से, जो हमारी जो स्कोरिंग है उसको टॉप स्कोरिंग में रहना चाहिए, रादर देन के वो हमारे बॉटम जो है स्कोरिंग में मूव करें। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। मेन जो थीम है इसका वो अंडरस्टैंडिंग है। थर्ड वन है हमारे पास आइटम डिस्ट्रैक्टर। आइटम डिस्ट्रैक्टर में मीन्स के MCQs आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल के लिए। तो हमारे पास जब MCQs आते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं। 4 ऑप्शंस में से ज़रूरी है कि 2 जो हैं वो अपोजिट हों, लेकिन जो थर्ड वन होगा वो उसका हमारे करेक्ट आंसर जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस होना वो इम्पोर्टेंट है। मीन्स के ऐसा ना हो कि तीनों अपोजिट में ही जाएं, लेकिन एक को इतना रिजेम्बलेंस उसकी लाई करनी चाहिए कि डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास जो MCQs हैं उसमें हम देखते हैं कन्फ्यूजन बेसिकली आपने क्रिएट करनी होती है। अगर हमारे पास तीनों ही ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर जो है उसकी मार्किंग जो है वो स्टूडेंट इजीली उसको परसीव कर लेंगे कि ये करेक्ट आंसर है। अगर हम उसमें से एक सिमिलर डिस्ट्रैक्टर क्रिएट कर लेते हैं जो कि हमारा करेक्ट आंसर से रिलेटेड होगा, उससे मिलता जुलता होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्ट्रैक्ट करना, उनके अटेंशन को, उनकी थिंकिंग को, उनके नॉलेज को, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो अगर तो स्टूडेंट उसको अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो उसको अगेन एंड अगेन रीड आउट करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही वैलिड सोर्स ऑफ आइटम एनालिसिस का रह जाता है। लेकिन जो उसको अच्छे से रीड आउट नहीं करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी मार्किंग, उनकी स्कोरिंग, उनकी वैलिडिटी, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी रैंकिंग जो है वो इफ़ेक्ट कर जाएगी। व्हाट इज़ द आइटम डिस्क्रिमिनेशन? आइटम डिस्क्रिमिनेशन क्या है? यही है हमारे पास आइटम डिस्क्रिमिनेशन के हमारे पास जो टॉप स्कोरिंग होगी, जो हम टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोअर स्कोरिंग से रिलेट करें, और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम साइड पे कर लेते हैं। आइटम डिस्क्रिमिनेशन में हम उसको साइड पे इसलिए करते हैं ताकि वो फर्दर फ्यूचर में अगर हम अपने जो भी मटेरियल है, क्वेश्चन है हमारे पास, परफॉर्मा है या कोई भी बुक है, हम उसका वर्जन जब अपडेट करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को मज़ीद वैलिडेट कर देते हैं। मीन्स के वैलिडेशन कि हम उसको एक्सप्लोर भी करते हैं, उनके जो लेटेस्ट फीचर्स होंगे हम उनको भी लेके चलते हैं, ज़्यादा दैन के जो बैकिंग हमारे पास पॉइंट पे चल रहे होंगे जिनकी इतनी ज़्यादा अवेयरनेस या कोई भी हमारे पास स्कोरिंग नहीं आती है, हम उन्हें स्किप कर देते हैं। जिनका रिस्पॉन्स अच्छा होता है, जो इफ़ेक्टिव होंगे, हम उनको मज़ीद जो है अपने वर्जन्स में यूज़ करते हैं। तो आइटम डिस्क्रिमिनेशन का पर्पज़ यही है कि जो टॉप स्कोरिंग होगी हम उसको सेपरेट कर लें और उसको फ्यूचर में भी यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ आइटम डिफ़िकल्टी? आइटम डिफ़िकल्टी क्या है? आइटम डिफ़िकल्टी जो है वो हमें हेल्प आउट करती है किसी भी स्टूडेंट्स से। हम उनको जो उनकी रैंकिंग है उनको हम करेक्ट मार्किंग कर लें, उनके जो आंसर्स होंगे उनको हम एक साइड पे कर लेंगे। भाई इन स्टूडेंट्स ने, फॉर एग्जांपल हमने 50 स्टूडेंट्स से एक फॉर्म फिल कराया, हमने देखा कि उनका एक आइटम से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही हाई जा रहा है। हम उन सब स्टूडेंट को सेम कर लेते हैं क्योंकि उनकी मेंटेलिटी, उनका नॉलेज, उनकी परसीविंग पावर, उनका जो बैकेंड पे सीन क्रिएट होता है वो सेम होगा। फिर हमने जो नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करवाना होगा, हम उन स्टूडेंट्स को एक अलहदा से टास्क दे देते हैं, रादर दैन कि हम 50 स्टूडेंट्स पे ही एफर्ट करें। तो हमारे पास जो टाइम है उसकी भी सेविंग हो जाएगी, हमारे पास एफर्ट जो करनी पड़ेगी सारे स्टूडेंट्स पे वो भी हमें कम करनी पड़ेगी। तो आइटम डिफ़िकल्टी से हमारे पास टाइम सेविंग जो है वो भी हम कह सकते हैं कि एक फीचर हमारे पास आ जाता है। कम टाइम में हम इफ़ेक्टिव स्टूडेंट्स जो हैं उनको उनकी स्क्रीनिंग कर लेते हैं।